हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग हैं एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे और आप में से कोई एक जन जाके ग्रुप पे मैसेज भी कर दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है। आप में से कोई भी एक जन जाके ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है। चलो, ऑल क्लियर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इफिशियंसी के बारे में डिस्कस कर लिया था ना। ओके, एक हमारे पास होता है ऑल डे इफिशियंसी, एक हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑल डे इफिशियंसी। ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या बोला मैंने, एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने, ऑल डे इफिशियंसी। ऑल डे इफिशियंसी, ऑल डे इफिशियंसी हम किसके लिए निकालते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के लिए निकालते हैं। हमने जो अभी इफिशियंसी निकाला उसको बोलते हैं पावर इफिशियंसी, जो कि पावर ट्रांसफॉर्मर के लिए होता है। ऑल डे इफिशियंसी हम इसको क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमारे घर के बाहर जो ट्रांसफॉर्मर लगा है ना, वो 24 घंटे काम नहीं करता, मतलब 24 घंटे उसमें फुल लोड नहीं होगा, है ना। तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, ऑल डे इफिशियंसी निकालना होता है। और ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, आउटपुट एनर्जी। इसमें आपको एनर्जी लेना पड़ता है ना, तो क्या बोलोगे आप इसको, आउटपुट एनर्जी इन kWh डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी इन kWh। ये होता है आपका ऑल डे इफिशियंसी। ठीक है, आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी इन किलोवाट, ये होता है आपका क्या, ऑल डे इफिशियंसी। ठीक है, एक हमारे पास होता है डिफरेंस पावर ट्रांसफॉर्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। तो उसके बारे में हम थोड़ा डिफरेंस देखते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। हमारे दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, पावर ट्रांसफॉर्मर जो ट्रांसमिशन में लगे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो हमारे घर के सामने लगे होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। इधर लिख लो आप क्या, पावर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, इधर लिख लो आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका डिफरेंस यहाँ पे होने वाला है। पहली चीज, जो पावर ट्रांसफॉर्मर होते हैं ना, उनका वोल्टेज रेटिंग बहुत ज्यादा होता है। आप ये मान लीजिए 33 किलो वोल्ट के ऊपर के जो होते हैं ट्रांसफॉर्मर, उसको हम बोलते हैं आपका पावर ट्रांसफॉर्मर। और 33 से कम के जो होते हैं उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ओके। आपका जो ये पावर ट्रांसफॉर्मर होता है ना, इसमें जो कंज्यूमर होता है डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। सर, इसमें आपका जो कंज्यूमर है ना, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या आपसे, नहीं। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है, इसमें कंज्यूमर आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है। जो आपके घर वाले हैं वो आपके यहां से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और अगर बात की जाए कि पावर ट्रांसफॉर्मर मतलब जो ट्रांसमिशन में लगे होते हैं, उनमें लोड का फ्लक्चुएशन कम होता है, लोड फ्लक्चुएशंस इसमें लेस होगा। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, कोई टीवी चालू कर रहा है, कोई फ्रिज बंद कर रहा है, तो लोड फ्लक्चुएशन आपके यहाँ पे ज्यादा होगा। ठीक है ना, आपके पास लोड का फ्लक्चुएशन यहाँ पे ज्यादा होता है। फिर अगर बात करें तो आपके पास जो पावर ट्रांसफॉर्मर है ना, उसमें लोड कांस्टेंट होगा 24 आवर्स, है ना। इसमें जो लोड होगा ना, ट्रांसमिशन लाइन वो 24 घंटे काम कर रही है, तो कांस्टेंट होगा 24 आवर्स पूरा। लेकिन इसमें लोड आपका चेंज होता रहेगा, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, अगर बात करें कि हम अपने पावर ट्रांसफॉर्मर को ऐसा बनाते हैं कि ये तो 24 घंटे काम करेगा, मतलब इसका कॉपर लॉस कम होना चाहिए। देखो,
पावर ट्रांसफॉर्मर हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर हो, दोनों में आयरन लॉस या कोर लॉस तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन पावर ट्रांसफॉर्मर 24 घंटे काम करेगा। मतलब हम ये चाहते हैं कि कोर लॉस तो होने ही वाला है, लेकिन इसमें कॉपर लॉस भी होगा, और भी 24 घंटों को दिक्कत हो जाएगी ना। तो हम ये चाहते हैं, हम इसको ऐसा डिजाइन करते हैं पावर ट्रांसफॉर्मर कि इसमें कॉपर लॉस क्या हो, कम हो। हम इसमें कॉपर लॉस को कम करने पे फोकस करते हैं। हम इसमें कॉपर लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, जबकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है, घर के अगर रात का टाइम है, सबने अपना घर बंद करके रखा, लाइट बंद करके रखा है, तो उस टाइम पे कॉपर लॉस तो ऑलरेडी कम है, तो हमारा फोकस में किसमें होता है, आयरन लॉस को कम करना। इसका जो फोकस होता है वो होता है आयरन लॉस को कम। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पे कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा स्टील यूज होता है, सीआरजू स्टील यूज होता है। इसमें इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, सीआरजू स्टील। इसमें हम लोग यूज करते हैं एमॉर्फस स्टील। इसमें क्या यूज करते हैं, एमॉर्फस स्टील। ठीक है, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो आपको समझना है कि पावर ट्रांसफॉर्मर के लिए मैक्सिमम इफिशियंसी कंडीशन क्या थी, कि कॉपर लॉस शुड बी इक्वल टू आयरन लॉस। लेकिन आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में आपकी जो कंडीशन होती है वो होती है कि आपका जो, आपके पास यहाँ पे जो कॉपर लॉस है, जो आपका कॉपर लॉस है, कहीं ना कहीं वो अप्रोक्सीमेटली बराबर हो किसके, 2 टाइम्स ऑफ आयरन लॉस। ठीक है, अब इसके बारे में जो जिक्र है वो अभी तो नहीं होगा, जब क्लास में होगा तो अपन डिस्कस करें, तो डिस्कस जरूर करें। ठीक है, तो ये हो गया आपका पावर ट्रांसफॉर्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के बीच का डिफरेंस। अब हमारे पास होता है एक नया टर्म जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। जिसको हम बोलते हैं क्या, वोल्टेज रेगुलेशन। तो अगर हम वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो वोल्टेज रेगुलेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है अप वोल्टेज रेगुलेशन, एक होता है डाउन वोल्टेज रेगुलेशन। अप एंड डाउन दोनों वोल्टेज रेगुलेशन होते हैं। अप का मतलब क्या होता है या डाउन मतलब क्या होता है, कि आपका चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड विथ रिस्पेक्ट टू नो लोड V1 डैश इंटू 100, इसको हम बोलते हैं आपका रेगुलेशन डाउन। ठीक है, और हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला होता है रेगुलेशन का, होता है V1 डैश माइनस V2, मतलब नो लोड वोल्ट, देखो सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज में चेंज नो लोड टू फुल लोड, नो लोड टू फुल लोड विथ रेस्पेक्ट टू फुल लोड इंटू 100, इसको हम बोलते हैं रेगुलेशन। ठीक है, तो ये आपके रेगुलेशन का फॉर्मूला हो गया, वोल्टेज रेगुलेशन का आपका ये फॉर्मूला हो। ठीक है, अगर हम उसको और अच्छे से बोले तो हमारा जो रेगुलेशन का फॉर्मूला, देखिए एक चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि आपको कौन सा रेगुलेशन निकालना, तो आप याद रखना आपको रेगुलेशन डाउन के बारे में बोला जाए, है ना। क्वेश्चन मेंशन नहीं किया तो आप क्या निकालोगे, हमेशा रेगुलेशन डाउन निकालो। ठीक है, तो आपका रेगुलेशन का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे, वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला होगा वो होता है आपके पास यहाँ पे, वो होता है I2R02 cos phi 2 प्लस माइनस I2X02 sin phi 2 डिवाइडेड बाय V1 डैश, जो होता है आपका वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्म। ठीक है, प्लस होता है लैगिंग के लिए और माइनस होता है लीडिंग के लिए। प्लस किसके लिए होता है आपका, लैगिंग के लिए, माइनस होता है लीडिंग के लिए। अगर हम इसमें से निकालेंगे यहाँ पे क्या, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, तो हमारे पास आ जाता है क्या, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगा, क्या आएगा, परसेंटेज रेजिस्टेंस cos phi 2 प्लस माइनस परसेंटेज x sin phi 2, ये हो गया।
हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। दो फॉर्मूले मैंने बताए आपको यहाँ पे, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन बनता है कि हमारा अगर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए है तो उसकी क्या कंडीशन होगी। एक क्वेश्चन बनता है, अगर हमको मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए उसकी कंडीशन क्या होती है। उसकी कंडीशन होती है आपके पास कि आपका यहां पे आपकी जो कंडीशन होती है वो होती है कि आपका जो ट्रांसफॉर्मर है ना, उसकी देखो यहां पे टोटल हम तीन तरह की कंडीशन बता सकते हैं। हम इस कंडीशन को तीन तरीके से बता सकते हैं। पहली जो कंडीशन है वो है आपके पास कि आपका जो लोड का एक्स अपॉन आर का रेशियो है, एक्सएल अपॉन आर एल, वो बराबर हो ट्रांसफॉर्मर के एक्सएल अपॉन आर के रेशियो बराबर, मतलब x02 अपॉन r0। अगर ऐसा है तब जाके आपको मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे कि आपका जो लोड का, आपके लोड का जो इंपिडेंस एंगल है वो आपके ट्रांसफॉर्मर के इंपिडेंस एंगल के बराबर होगा। उस केस में आपको मैक्सिमम पावर मिलेगी। मतलब आपके पास यहाँ पे जो थीटा है वो आपका किसके बराबर हो, φ2 के बराबर। जो आपका यहाँ पे थीटा है वो किसके बराबर हो, φ2 के बराबर, ठीक है। ओके, ये कंडीशन हो गई। मतलब आपका जो इंपिडेंस एंगल ऑफ लोड है, पे में क्या बोला मैंने, इंपिडेंस एंगल ऑफ लोड बराबर हो किसके, इंपिडेंस एंगल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। और एक बात याद रखिएगा कि आपका जो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू होती है वो होती है परसेंटेज जेड, याद रखना। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, अगर हम ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लेंगे तो वो होती है आपके पास कितना, परसेंटेज ऑफ जेड। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया आप लोगों ने, जल्दी से नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए फिर अपन आगे बढ़े। ज्यादा घबराइए नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा ना, ज्यादा पार्ट नहीं बचा अभी। तो बच्चा भी तो क्या करना, आपको कुछ समझ में आए बस, है ना। अपन बोर ना हो, समझ में आती रहती है तो अपन 24 घंटे पढ़ सकते हैं। चलो, अब एक कंडीशन और बचती है जो हम क्या बोलते हैं आपका, कि भाई आपके पास यहां पे ये बताना है कि अगर हमको जीरो वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए, क्या चाहिए हमको, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, तो उसकी क्या कंडीशन होगी। किसकी कंडीशन बोला मैंने यहां पे, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की जो कंडीशन होगी वो क्या होगी आपके पास, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कंडीशन होती है। यहां पे क्या था आपका मैक्सिमम के लिए, एक्सएल अपॉन आर एल इक्वल्स टू दिस, तो इसको उल्टा कर देना। इस उल्टा कर देना मतलब क्या, आपको बोल देना है यहां पे कि आपका एक्स सी अपॉन आर सी, मतलब एक्स अपॉन आर, ऐसा लिख देता हूं मैं, एक्स सी अपॉन आर एल, मतलब यहाँ पे लोड आपका क्या होना चाहिए, कैपेसिटिव, ठीक है ना, याद रखना। एक्स सी अपॉन आर एल शुड बी इक्वल्स टू, उल्टा कर दो उसको, क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, R02 अपॉन X02। ये कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन एक और है आपके पास कि आपका जो φ2 है प्लस थीटा, वो दोनों बराबर होना चाहिए, किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। पहले क्या था, φ2 शुड बी इक्वल्स टू थीटा। मैक्सिमम के लिए कंडीशन क्या थी, φ2 शुड बी इक्वल्स टू थीटा। लेकिन जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए क्या बोलोगे,
कि आपके ट्रांसफॉर्मर का इंपिडेंस एंगल और आपके लोड का इंपिडेंस एंगल दोनों का समेशन क्या हो, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, और ये आपका कब होता है, लीडिंग पावर फैक्टर में भी लिखा हुआ ना, जो आपका जीरो वोल्टेज रोशन होता है किसमें होता है आपका, वो लीडिंग पावर फैक्टर में होता है। एक क्वेश्चन और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो रेगुलेशन होता है, हमारा जो रेगुलेशन होता है, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, रेगुलेशन एट यूपीएफ लोड, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। अगर हमसे कहीं पूछा गया रेगुलेशन एट यूपीएफ लोड कितना होता, तो क्या बोलोगे आप यहाँ पे, आपका यूपीएफ लोड में जो रेगुलेशन होता है वो हमेशा परसेंटेज ऑफ आर के बराबर। ठीक है, वो किसका होता है, हमेशा परसेंटेज आर के बराबर होता है। रेगुलेशन कर्व आपको पता है, कहां पढ़े था हमने, हमने पढ़ा है किसमें, रेगुलेशन कर्व हमने पढ़ा था आपका कहीं ना कहीं तो पढ़ा, पता नहीं कहां पढ़ा, अभी तो 3 दिन पहले ही पढ़ा था। ठीक है, तो रेगुलेशन कर्व सेम टू सेम आपका वैसे ही होगा, पावर सिस्टम पढ़ा, सॉरी पावर सिस्टम पढ़ा, तो हमारा कर्व ऐसा बनता है। तो देखना, इधर हमारा होता है लैगिंग पावर फैक्टर, इधर हमारा होता है लीडिंग पावर फैक्टर, ये होता है हमारे पास परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। तो आप देख सकते हो लैगिंग में हमको जो वोल्टेज रेगुलेशन मिल रहा है वो हमेशा क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। लीडिंग में आपका तीनों हो जाता है वोल्टेज, पॉजिटिव भी मिलता है, जीरो भी मिलता है एंड निगेटिव भी मिलता है। आपका वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग के केस में तीनों हो जा रहा है, देखो ना आप, यहां पे क्या है, पॉजिटिव है, यहां पे जीरो है और यहां पे निगेटिव है। तो आपका लीडिंग के केस में तीनों मिल गया ना, पॉजिटिव मिल गया, जीरो भी मिल गया और निगेटिव भी मिल गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या यूपीएफ है, यहाँ पे जेडपीएफ है, यहाँ पे भी आपका जेडपीएफ। ठीक है, ओके, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये चाहते हो अपने ट्रांसफॉर्मर में कि जो ईएमएफ का जनरेशन हो वो कैसा हो। आप यही चाहते हो ना कि जो ईएमएफ का जनरेशन हो वो आपका साइनोसॉइडल हो। आप ये चाहते हो ना कि आपका जो ईएमएफ का जनरेशन वो साइनोसॉइडल हो, और साइनोसॉइडल ईएमएफ के लिए आपका जो फ्लक्स है वो भी कैसा होना चाहिए, साइनोसॉइडल, है ना। अगर आपको ईएमएफ चाहिए साइनोसॉइडल तो आपका फ्लक्स भी यहाँ पे क्या चाहिए, साइनोसॉइडल, फ्लक्स भी चाहिए आपको साइनोसॉइडल। और अगर आपको फ्लक्स साइनोसॉइडल चाहिए तो आपका जो करंट है ना, जो करंट है आईयू, वो आपका साइनोसॉइडल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका ये कर्व बताता है कौन सा, बीएच कर्व। हमको ये पता है ना बीएच कर्व हमारा प्योर लीनियर नहीं है, आईयू आपका यहाँ पे साइनोसॉइडल नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपकी जो मैग्नेटाइजिंग करंट है ट्रांसफॉर्मर की वो आपकी नॉन साइनोसॉइडल होगी, तभी आपको फ्लक्स साइनोसॉइडल मिलेगा और तभी आपका जो ईएमएफ मिलेगा वो साइनोसॉइडल मिलेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं गलत नहीं बोल रहा, बिल्कुल सही बोल रहा हूं, है ना। आपको अगर ईएमएफ साइनोसॉइडल चाहिए है तो फ्लक्स साइनोसॉइडल करना पड़ेगा, और फ्लक्स को साइनोसॉइडल बनाने के लिए आईयू का क्या होना चाहिए, नॉन साइनोसॉइडल। मतलब आपका इसमें हार्मोनिक्स होने चाहिए, और कौन सा हार्मोनिक्स होना चाहिए यहाँ पे, थर्ड हार्मोनिक्स होना चाहिए। मतलब आपका जो आईम्यू होगा कैसा होना चाहिए आपका, दैट शुड बी योर पीकी वेव। जो आईम्यू है ना आपको कैसा होना चाहिए, आपका पीकी वेव। समझ में आया। पावर सिस्टम पूरा पढ़ाओगे तो शॉर्ट नोट्स भी बना दोगे तो खाली, अरे पूरा पढ़ेंगे भाई पावर सिस्टम यार, क्यों ऐसा खाली बनना लेंगे, है ना। अभी एग्जाम है इन लोगों का, इसलिए अपन इस हिसाब से प्रेजेंटेशन थोड़ा चेंज किया हमने, ठीक है ना। 28 तक थोड़ा सा अभी ऐसे ही लेके चलेंगे, ठीक है।
ड्रॉ वेव फॉर्म वो मैंने फुल कोर्स में कराया है, इसको देख लेना आप, ठीक है। कुछ चीजें पीकी वेव का बोल रहा हूँ मैं, बना देता हूँ, पीकी वेव बना देता हूँ, पर आप इसको मत ऐसा मत करना, ऐसा होता पीकी वेव। इस टाइप का आपका कुछ पीकी वेव होता है, ठीक है। पीकी वेव आपका ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना, यहाँ पे पीक टाइप का बन जाती है वैल्यू। फुल कोर्स में कराया, आप देख लेना एक बार उसको, ठीक है। ओके, तो ये हो गया, मैंने बताया आपका पीकी वेव आपका होना चाहिए। अगर मान लो बाय डिफॉल्ट हमने क्या कर दिया, अगर हमने करंट को साइनोसॉइडल बना दिया तो क्या होगा भाई, समझ लो। अगर आपने यहां पे करंट को कर दिया साइनोसॉइडल, आईयू को कर दिया साइनोसॉइडल, अगर आपका आईयू बना दिया आपने साइनोसॉइडल, अगर आपका साइनोसॉइडल बना तो फ्लक्स आपका कभी भी साइनोसॉइडल नहीं होगा। फ्लक्स आपका कैसा होगा, फ्लक्स आपका बनेगा, हम उसको बोलते हैं फ्लैट टॉप वेव। फ्लक्स हमारा कैसे बनेगा, फ्लक्स हमारा बनेगा फ्लैट टॉप वेव, एस टाइप का होता है फ्लैट टॉप वेव, इसको हम बोलते हैं फ्लैट टॉप वेव। अगर आपका आईम्यू साइनोसॉइडल है तो फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्लैट टॉप वेव। और जब ये फ्लैट टॉप वेव होगा तो जो ईएमएफ होगा वो कैसा बनेगा, आपका जो ईएमएफ होगा वो बनेगा आपका पी की वेव। और ईएमएफ अगर पी की वेव हुआ ना तो घर के सारे जितने भी लोड हैं वो सब जल जाएंगे, खराब हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी से तो हमारे लोड कनेक्टेड, ठीक है ना। तो क्या याद रखना है आपका, अगर साइनोसॉइडल ईएमएफ चाहिए है तो आईम्यू शुड नॉट बी साइनोसॉइडल। अगर आईम्यू साइनोसॉइडल हमने बना भी दिया तो फ्लक्स क्या बन जाएगा, फ्लैट टॉप, और फ्लैट टॉप बन जाएगा तो आपका जो ईएमएफ होगा बन जाएगा पी की वेव, जिससे आपके लोड खराब हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि सर ट्रांसफॉर्मर में हम आईम्यू जो है वो नॉन साइनोसॉइडल कैसे बनाएंगे, पी की वेव कैसे बनाएंगे, थर्ड हार्मोनिक्स हम कैसे लेके आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं थ्री फेज सिग्नल, थ्री फेज सिस्टम हम यूज करते हैं यहां पे, क्या, थ्री फेज सिस्टम। तो थ्री फेज सिस्टम में आपको याद रखना है दो तरह के थ्री फेज सिस्टम होते हैं। हमारे पास दो तरह के थ्री फेज सिस्टम होते हैं, पहला होता है आपका डेल्टा और दूसरा होता है स्टार। थ्री फेज का दो प्रकार के होते हैं ना, डेल्टा और स्टार। तो याद रखना डेल्टा कनेक्शन में, डेल्टा कनेक्शन में एक क्लोज्ड पाथ बन जाता है। हमारे पास यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक करंट के लिए क्लोज्ड पाथ अवेलेबल है। इस वजह से अगर आप डेल्टा कनेक्शन यूज करते हो तो आपका यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक करंट फ्लो हो सकता है। तो थर्ड हार्मोनिक करंट फ्लो हो जाएगा, है ना, तो वहां पे जो ईएमएफ होगा वो क्या हो जाएगा, साइनोसॉइडल होगा। आपका जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा यहाँ पे, साइनोसॉइडल। थ्री फेज में डेल्टा कनेक्शन के लिए अगर हम बात करें तो डेल्टा एक क्लोज लूप प्रोवाइड करता है थर्ड हार्मोनिक करंट के लिए, मतलब थर्ड हार्मोनिक करंट फ्लो हो रही है जिससे हमारा जो ईएमएफ का जनरेशन होगा वो क्या होगा, साइनोसॉइडल होगा। लेकिन जो आपका स्टार कनेक्शन है वो आपका क्लोज्ड पाथ प्रोवाइड नहीं करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्या करना होगा, एक पाथ प्रोवाइड करने के लिए इसमें आपको ग्राउंडिंग लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं, यहाँ पे स्टार को मैं यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, एक होता है ग्राउंडिंग के साथ, एक होता है विदाउट ग्राउंडिंग, इस टाइप से। एक ऐसा है, एक यहाँ पे ग्राउंडिंग के साथ, जिसको बोलते हैं न्यूट्रल को ग्राउंड करना। आज समझोगे न्यूट्रल को हम ग्राउंड क्यों करते हैं। तो अगर हमने न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं किया है, मतलब यहां पे पाथ मिल रहा है क्या थर्ड हार्मोनिक के लिए, थर्ड हार्मोनिक के लिए पाथ नहीं है, तो हमारा जो ईएमएफ होगा क्या होगा, वो नॉन साइनोसॉइडल। लेकिन इसमें हमने क्या किया, पाथ प्रोवाइड कर दिया न्यूट्रल को ग्राउंड करके, तो थर्ड हार्मोनिक करंट ऐसे फ्लो हो जाएगी। जब ऐसे फ्लो हो जाएगी तो मतलब थर्ड हार्मोनिक के लिए करंट तो अवेलेबल है, यहाँ पे पाथ अवेलेबल है, थर्ड हार्मोनिक के लिए पाथ अवेलेबल है। तो आपका जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, साइनोसॉइडल।
ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर की। यहां तक सबको कहानी क्लियर है? जिसको बोलते हैं सॉलिड ग्राउंडिंग, या फिर हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग भी कर सकते हैं। हमको पाथ चाहिए बस, है ना, हमको पाथ चाहिए बस। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर के बारे में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर के बारे में। मैंने पूरा आपको जो शॉर्ट नोट्स बनाया ना, पूरे एक स्टोरी के फॉर्म में बनाया है, हर एक चीज लिंक करने की कोशिश करी है। और ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है यार कि मशीन जैसे सब्जेक्ट को आप 3 से 4 लेक्चर में पढ़ लो, बहुत डिफिकल्ट बात है ये। हमने हर एक पॉइंट, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा कोई पॉइंट नहीं किया है जो मैंने इसकी कॉन्सेप्ट को भी मिस नहीं है, पूरे कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं। बस ये है कि बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं किया है। ठीक है, तो अपन एक काम किया करेंगे यार, है ना, हम लोग ऐसा बनाएंगे प्लान कि हर 2 से 3 महीने में हम लोग रिविजन करेंगे। अब तो शॉर्ट नोट्स तो बन ही गए हैं, है ना, तो बार बार बनाना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और जब एक्सप्लेन करने जाएंगे ना, तो मुझे लगता है कि 1 घंटे में पूरा एक्सप्लेन कर लेंगे ट्रांसफॉर्मर को। पेपर हो जाए हमारे पास, अभी बहुत सारे एग्जाम को देने हैं, भले सिलेक्शन हो जाए तब भी बहुत सारे एग्जाम देने हैं, तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर को हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर को हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला बना सकते हैं कि हम लोग 2 सिंगल, मतलब 3 सिंगल ट्रांसफॉर्मर ले लें, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर ले लें, उनको आपस में कनेक्ट कर लें, या फिर एक सिंगल ट्रांसफॉर्मर बनाए 3 फेज का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 फेज पावर बैंक यूज कर सकते हैं, 3 फेज बैंक। एक हम बोल सकते हैं यहाँ पे सिंगल यूनिट बना सकते हैं। हम यहाँ पे एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का सिंगल यूनिट भी बना सकते हैं। तो इनके बीच का थोड़ा डिफरेंस भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो यही है कि इसमें जो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है, इनकी जो फेसेस है ना, वो आपका मैग्नेटिकली आइसोलेटेड है, और क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिकली स्टार डेल्टा में कनेक्टेड है। लेकिन इसका जो है सिंगल यूनिट है, इसमें जो आपका कोर है, तीनों के एक ही कोर है, तो मतलब ये आपका मैग्नेटिकली कपल्ड है। 3 फेज बैंक, इसमें जो तीनों ट्रांसफॉर्मर के कोर हैं वो मैग्नेटिकली आइसोलेटेड है, बट यहाँ पे कपल्ड है। ठीक है, तो लिखना आप लोग यहाँ पे, क्या बोला मैंने यहाँ पे आपका, मैंने आपको बोला यहाँ पे इसमें जो फेसेस है वो आपका मैग्नेटिकली आइसोलेटेड, बट यहाँ पे जो आपके फेसेस हैं, बट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड इन स्टार एंड डेल्टा, बट इलेक्ट्रिकली स्टार डेल्टा में कनेक्टेड। अगर हम सिंगल यूनिट की बात करें तो इसके जो फेसेस हैं वो मैग्नेटिकली कपल्ड है। तो एक सिंगल यूनिट है तो मैग्नेटिकली कपल्ड है और स्टार डेल्टा में कनेक्टेड, एंड कनेक्टेड इन स्टार डेल्टा, एंड इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड इन स्टार डेल्टा। ठीक है, ये जो 3 फेज बैंक है ना, ये आपका ज्यादा रिलायबल सप्लाई दे सकता है ना, ये आपका ज्यादा रिलायबल है, मोर रिलायबल है। क्यों? क्योंकि अगर 3 में से कोई एक भी खराब हो गया ना, तो आप कोई दूसरा ट्रांसफर लगा के बना सकते हो, काम कर सकते हो। लेकिन अगर सिंगल में कुछ खराब हो गया तो पूरा ट्रांसफर को बंद करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या है, मोर रिलायबल है, ये आपका लेस रिलायबल है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अलग अलग ट्रांसफॉर्मर लेंगे तो इसकी कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होगी, क्योंकि 3 अलग अलग हमको मटेरियल लेने पड़े, 3 अलग ट्रांसफॉर्मर लेने पड़े, तो इसकी कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होगी, इसकी कॉस्ट थोड़ा सा कम। ठीक है, इसमें एक हमारे पास अच्छी बात है 3 फेज बैंक में,
कि अगर हमारे पास इसमें से कोई भी एक खराब हो गया तो हम दो ट्रांसफॉर्मर का यूज करके, हम स्कॉट कनेक्शन का यूज करके, हम आगे पढ़ेंगे अभी स्कॉट कनेक्शन। स्कॉट कनेक्शन क्या करता है, थ्री फेज को टू फेज, टू फेज को थ्री फेज में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर थ्री फेज बैंक में से एक ट्रांसफॉर्मर खराब भी हो गया तो टू फेज बचे, तो हम स्कॉट कनेक्शन का यूज करके टू फेज को थ्री फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट यहां पे नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे टू फेज को थ्री फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्कॉट कनेक्शन, या फिर हम इसको बोलते हैं ओपन डेल्टा कनेक्शन भी बोलते हैं, है ना। या फिर हम इसको यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, नॉट पॉसिबल। ये हो गया। अब जैसे हम बात करते हैं सिंगल यूनिट की, है ना। हमारे पास जो थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर है, अगर हम उसका सिंगल यूनिट लेंगे तो हमारे पास दो तरह के कोर आते हैं। अगर हम यहाँ पे सिंगल यूनिट की बात करते हैं ना, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर के सिंगल यूनिट की बात करते हैं, सिंगल यूनिट की बात करते हैं, तो हमारे पास इसमें भी दो तरह के कोर बन जाते हैं। एक बन जाता है हमारे पास थ्री लिंब कोर, एक हमारे पास बन जाता है क्या, थ्री लिंब कोर, और एक बन जाता है हमारे पास यहाँ पे फाइव लिंब कोर। एक बन जाता है हमारे पास क्या, थ्री लिंब कोर, एक बन जाता है हमारे पास यहाँ पे फाइव लिंब कोर। थ्री लिंब कोर, एक हमारे पास यहाँ पे क्या, फाइव लिंब कोर। तो हमारे पास दो तरह के कोर इसके होते हैं। थ्री लिंब कोर कैसा होता है, मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ थ्री लिंब कोर का, ऐसा कुछ। ये, है ना। हम अपना क्या करते हैं, पहला फेस यहाँ पे लगाएंगे, दूसरा फेस यहाँ पे लगाएंगे, और तीसरा फेस यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं थ्री लिंब कोर। ऐसे हमारे पास होता है क्या, फाइव लिंब कोर भी होता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, फाइव लिंब कोर हो गया। और आपके जो फेजेस होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। आपका पहला फेस यहाँ पे होगा, दूसरा फेस यहाँ पे होगा, और तीसरा फेस यहाँ पे। ठीक है, इनमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत मजेदार बात यह है कि अगर आपके पास थ्री लिंब कोर है तो थ्री लिंब कोर में आपके पास थर्ड हार्मोनिक के लिए जगह ही नहीं है, थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स के लिए जगह ही नहीं है। मतलब क्या हुआ, जब आपका फ्लक्स, आपका वहां पे थर्ड हार्मोनिक हो ही नहीं सकता, तो करंट कुछ भी, तो आपको तो ईएमएफ साइनसोइडल मिलेगा ना। अगर आप थ्री लिंब कोर में देखें तो यहाँ पे आपके पास थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स के लिए, थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स के लिए आपके लिए जगह ही नहीं है। जब जगह ही नहीं, स्पेस ही नहीं है, तो आपके थ्री लिंब कोर में चाहे आप स्टेट स्टार लगाओ, डेल्टा लगाओ, कुछ भी करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ वाइंडिंग, आपका जो ईएमएफ का जनरेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, साइनसोइडल। थ्री लिंब कोर में आप कोई भी वाइंडिंग लगाओ, स्टार लगाओ, डेल्टा लगाओ, ग्राउंड लगाओ, चाहे ना लगाओ, कुछ मत करो, अगर थ्री लिंब कोर है आपका ईएमएफ जनरेशन क्या होगा, हमेशा साइनोसॉइडल होगा। क्योंकि थ्री लिंब कोर में कभी भी फ्लक्स आपका थर्ड हार्मोनिक हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये पाथ ही प्रोवाइड नहीं करता। तो ये एक अच्छी बात हमको सुनने को मिली कि थ्री लिंब कोर में आपका जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, हमेशा साइनोसॉइडल। क्यों होगा, क्योंकि फ्लक्स में आपके लिए यहाँ पे क्या है, नो पाथ फॉर थर्ड हार्मोनिक। है ना, फ्लक्स के थर्ड हार्मोनिक के लिए कोई पाथ ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है। तो हमारे पास जो ईएमएफ का जनरेशन होगा वो क्या होगा, साइनोसॉइडल। बात करते हैं फाइव लिंब कोर की। तो फाइव लिंब कोर में थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स के लिए पाथ है। तो हमारे पास यहाँ पे फाइव लिंब कोर में ईएमएफ जो है आपका, वो साइनोसॉइडल होने के चांसेस हैं। कब कब कब, दो ऑप्शन है, या तो डेल्टा यूज कर लो, या फिर आप, अगर आपको स्टार यूज करना ही है
तो आप यहां पे ग्राउंडिंग कर लो। तो ये दूसरा रास्ता है। लेकिन अगर आप यहां पे क्या कर दिए, सिर्फ आपने स्टार यूज किया, ग्राउंडिंग यूज नहीं किया, तो आपका हो जाएगा नॉन साइनोसॉइडल। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका जो ईएमएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉन साइनोसॉइडल। थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर मुझे समझ नहीं आता। अरे तो कोशिश तो करो, जितना मैं बता रहा हूं उतना कोशिश तो करो। अभी क्या समझ में नहीं आया? अभी जितना मैंने बताया उतना रट लो, रट सकते हो, इतना ज्यादा बताया ही नहीं मैंने, है ना? इतना भी याद रख सकते हो, है ना? जितना मैंने बताया बहुत आसान से बताया है ना। डिटेल में पढ़ना पड़ेगा थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर, जब आप पूरा कोर्स को समझ में आ जाएगा। बहुत डिटेल में पढ़ाया मैंने, ठीक। जितना मैंने अभी 5 मिनट में बताया ना आपको, वहां पे मैंने ऑलमोस्ट आपको 5 दिन में बताया, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, अगर हमारी थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ इक्वेशन की, तो ईएमएफ इक्वेशन हमारे पास जो सिंगल फेज में था वही हमारा सेम फॉर्मूला होता है। यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, मैं लिख देता हूँ। E1 इक्वल्स टू 4.44 N1। यहाँ पे N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। N1 पर फेज लिखता हूँ पे मैं, N1 पर फेज। और यहाँ पे जो E1 है वो भी आपका पर फेज वोल्टेज है। अच्छे से देता हूँ, पहले एक काम करता हूँ, पहले लेता हूँ पूरा मैं। E1 इक्वल्स टू 4.44 N1 BM AM इंटू एफ, BM AN F। सिमिलरली E2 भी हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे क्या हो जाएगा, E2 की वैल्यू 4.44 N2 BM AN F। ये हो गया। अब यहाँ पे E1 यहाँ पे क्या आपका, ये आपका E1 यहाँ पे क्या है, इंड्यूस ईएमएफ पर फेज। E1 यहाँ पे क्या है, पर फेज वैल्यू, मतलब E1 पर फेज की बात की जा रही है। E2 भी आपके पास यहाँ पे क्या है, E2 पर फेज, है ना। N1 जो लिखा है वो भी आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। हम किसकी बात कर रहे हैं, हमेशा पर फेज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे N2 जो लिखा फॉर्मूले में वो भी क्या आपका N2 पर फेज है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पता करना है क्या होता है। तो क्या बोलोगे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो सेम वही चीज, है ना। के की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है आपका, वो होती है आपके पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कितना हो जाएगा आपके पास, E2 पर फेज डिवाइड बाय E1 पर फेज। E2 पर फेज डिवाइड बाय E1 पर फेज, ये होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। या फिर हम इसको बोल सकते हैं आपका N2 पर फेज डिवाइड बाय N1 पर फेज, ठीक है। तो ये आपका हो गया किसकी वैल्यू, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू। सिमिलरली आप यहाँ पे टर्न्स रेशियो बता सकते हो, क्या हो जाता है टर्न्स रेशियो, 1/K। टर्न्स रेशियो क्या होता है आपका, 1/K होता है, ठीक है। ओके, हमारे पास थ्री फेस में 4 तरह के कनेक्शन होते हैं। हमारे पास थ्री फेस में कितने प्रकार के कनेक्शन होते हैं, 4 प्रकार के कनेक्शन होते हैं। कौन कौन से कनेक्शन होते हैं देखना। हमारे पास थ्री फेस में, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थ्री फेस कनेक्शन की, पहले मैं साइड में हो जाऊं 1 मिनट। अगर हम थ्री फेस कनेक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास 4 तरह के कनेक्शन होते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी मिला के अगर हम मिलाएं तो कितने टाइप कनेक्शन होते हैं हमारे पास, यहाँ पे 4 तरह के कनेक्शन होते हैं। कौन कौन से कनेक्शन होते हैं समझना सभी लोग, 4 टाइप में। पहला होता है आपका डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। दूसरा होता है आपके पास स्टार स्टार कनेक्शन। तीसरा होता है आपका डेल्टा स्टार कनेक्शन, डेल्टा स्टार कनेक्शन। और एक लास्ट होता है आपका स्टार डेल्टा कनेक्शन।
स्टार डेल्टा कनेक्शन। ये 4 टाइप के कनेक्शन यहाँ पे देखने को हमको मिलते हैं। ठीक है, अगर हम इनके लाइन वोल्टेजेस की बात करें तो मतलब से मान लो प्राइमरी वोल्टेज है आपका कितना V1, तो आपका सेकेंडरी कितना होगा V1 बाय एक्स। एक्स यहाँ पे ट्रांसमिशन रेशियो आपका। ठीक है, सिमिलरली अगर इसकी बात करें स्टार स्टार की, तो इसमें क्या, अगर मान लो ये भी V1 है तो ये कितना हो जाएगा V1 बाय एक्स। डेल्टा स्टार में अगर ये आपका है V1 तो यहां पे हो जाएगा आपका कितना, ये √3 V1 बाय एक्स। ठीक है, और अगर स्टार डेल्टा की बात करें तो अगर ये V1 है तो जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा V1 डिवाइड बाय √3x। मतलब कि अगर हमारे पास यहाँ पे सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे डेल्टा डेल्टा है, स्टार स्टार है, तो इस पे जो वोल्टेज होगा सेकेंडरी कितना होगा 100% होगा, इस पे भी 100% होगा। मतलब याद रखना सेम सेम हो तो 100% 100%। लेकिन इसमें क्या है डेल्टा स्टार, इसमें जो वोल्टेज होगा सेकेंडरी का वो अप्रॉक्सीमेट 173% होगा, है ना। और 173% होने की वजह से इस ट्रांसफॉर्मर का हम यूज करते हैं कहां पे, जनरेशन के जस्ट बाद। मतलब हमको ऐसा चाहिए ना जनरेशन के बाद क्या, स्टेप ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं, मतलब वो बहुत ऑटोमेटिकली वोल्टेज बढ़ा देगा, 173% कर देगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, डेल्टा स्टार कहाँ लगाते हैं, जनरेशन होने के बाद जस्ट जो हम लोग ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं वो आपका डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर होता है। फिर बात करते हैं आपका स्टार डेल्टा की, तो इसमें आपका होता है कितना 57%। ठीक है, ओके। फिर एक बनता है फेजर ग्रुप, उसके भी क्वेश्चन बनता है, उसको भी लिखिएगा। एक हमारे पास बनता है कौन सा, फेजर ग्रुप का क्वेश्चन, कि जैसे डेल्टा डेल्टा वो कौन से फेजर ग्रुप में आता है, मतलब कितना फेज डिस्प्लेसमेंट देता है ना। स्टार स्टार कितना फेज डिफरेंस देता है। साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, हाँ साहब बोलिए, बोलिए बोलिए। सर एक्स क्या है, एक्स? एक्स कहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, एक्स यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, सर के होगा ना तब? तो के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं तो देख के लिख रहा हूँ तो मैंने लिख दिया भाई, लो भाई आपके हिसाब से मैं के लिख देता हूँ। लो, ठीक, गॉट इट, ओके। अब बात आती है यहाँ पे आपके पास क्या, फेजर ग्रुप की। दो तरह के हमारे पास फेजर ग्रुप होते हैं, पर इतना नोट कर लो फिर मांगे पढ़ू। हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के फेजर ग्रुप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक हमारे पास देखना समझना सब लोग, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपका फेज डिस्प्लेसमेंट, और ये आपका होता है क्या, ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास होता है पहला यहाँ पे फेजर ग्रुप 1।
इसका मतलब क्या होता है मैं थोड़ा बताऊंगा आपको थोड़ी देर से, रुको अभी पहले नोट कर लो। फेजर ग्रुप 1 एक होता है 0 डिग्री, वो किस में होता है, वो होता है आपका डेल्टा डेल्टा में, या फिर होता है आपका स्टार स्टार। ठीक है, 0 डिग्री फेज में होता है। एक होता है आपका 180 डिग्री, वो भी किस में होता है आपका डेल्टा डेल्टा में और स्टार स्टार। मतलब आपके प्राइमरी में और सेकेंडरी में कितना फेजर डिफरेंस है, 0 डिग्री है, तो उसको हम बोलते हैं डेल्टा डेल्टा, या फिर स्टार स्टार। स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा में प्राइमरी और सेकेंडरी में 0 डिग्री फेज डिफरेंस है ना। 180 का भी इसमें आपको मिल जाता है। फिर एक होता है हमारे पास फेजर ग्रुप 2। फेजर ग्रुप 2, तो फेजर ग्रुप 2 के लिए, फेजर ग्रुप 2 के लिए हमारे पास दो तरह के फेजर ग्रुप होते हैं। एक होता है हमारे पास यहाँ पे +-30 डिग्री। इसमें कौन कौन से कनेक्शन आते हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास आता है डेल्टा स्टार या फिर स्टार डेल्टा। एक हमारे पास होता है यहाँ पे 150 डिग्री, या फिर आप इसको ऐसा बोल दो 180 +-30, मतलब 210 डिग्री भी होता है एक यहाँ पे। तो वो किस में होता है, अगेन डेल्टा स्टार और स्टार डेल्टा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप डेल्टा 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 यूज करोगे या स्टार स्टार करोगे, तो प्राइमरी सेकेंडरी में या तो 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा या तो 180 का फेज डिफरेंस होगा, देख सकते हो। लेकिन अगर आप डेल्टा स्टार यूज करते हो तो +30 भी मिलता है, -30 भी मिलता है, 150 डिग्री भी मिलता है और 210 डिग्री भी मिलता है। समझ में आया क्या बोला मैंने। जब आप डेल्टा डेल्टा यूज करोगे या स्टार स्टार यूज करोगे, तो दो फेज डिफरेंस आपको मिलते, दो फेज ग्रुप बनते हैं। कौन कौन सा, 0 डिग्री का और 180 डिग्री का। जब 0 डिग्री होता है, समझना मैं बताता हूं, जब 0 डिग्री होता है, जब आपका क्या होता है 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास यहां पे है क्या, ये प्राइमरी का और ये आपका है सेकेंडरी का। वो आपका प्राइमरी का था, आपका सेकेंडरी का है। मतलब ये आपका क्या है, 12 बज रहे हैं, इसको हम बोलते हैं आपका क्या, DD12 कनेक्शन, या फिर हम इसको बोलते हैं आपका स्टार स्टार में स्टार स्टार 12 कनेक्शन। अगर आपका 180 डिग्री है ग्रुप है, यहाँ पे 180 डिग्री वाला, अगर आपका 180 डिग्री है, तो उस केस में आपके पास यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे मान लो आपका प्राइमरी वाला यहाँ पे है, तो सेकेंडरी आपका यहाँ, तो यहाँ पे क्या बचते हैं घड़ी में 12, यहाँ बचते हैं 6। इसको हम बोलते हैं आपका क्या, DD6 कनेक्शन, या फिर आप बोलते हैं इसको क्या, YY6 कनेक्शन। ठीक है, जैसे आपका बोला है +30 डिग्री, अगर आपसे बोला गया यहाँ पे कौन सा कनेक्शन है, +30 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ, +30 मतलब ये हुआ कि आपका एक कांटा यहाँ पे प्राइमरी वाला यहाँ पे है और सेकेंडरी वाला आपका यहाँ पे। यहाँ पे क्या बनता है आपका 1, यहाँ पे होता है 12, है ना। और ये +30 किसमें बनता है, DY में बनता है, क्या बोलते हैं इसको हम, DY1 कनेक्शन, मतलब डेल्टा Y कनेक्शन, इसमें कहते हैं DY1 कनेक्शन। वैसे ही आपका अगर -30 बने तो क्या बन जाएगा, ये -30 हमारा किस पे बनता है, आपका ऐसा बनेगा, ये आपका 12 पे कांटा है प्राइमरी वाला, और दूसरा आपका यहाँ पे 11 पे होता है, यहाँ पे ये 12 होता है।
तो क्या कहलाएगा हमारे पास ये हमारा किसे बनता है, डेल्टा वाई में बनता है, दोनों बनता है। तो क्या बोलोगे आप इसको, डेल्टा वाई 11 कनेक्शन, या फिर हम इसको बोलते हैं, इसमें ही बनता है ना, ये उल्टा भी कर सकते हो, वाई डी 1 कनेक्शन, दोनों ही बनता है ना, इसलिए लिखा ना फेजर ग्रुप 2 दोनों आ रहे हैं, डेल्टा वाई भी आ रहा है और स्टार डेल्टा भी आ रहा है। इस पे भी आपको उल्टा हो सकता है, ये स्टार डेल्टा भी कनेक्शन हो सकता है कह रहा हूं। अगर हम चाहें तो हम इसको क्या बना सकते हैं, 150 बना सकते हैं और 210 भी बना सकते हैं। तो कैसा बन जाएगा देखना, अगर हम इसको बनाते हैं क्या, प्लस 150, तो प्लस 150 कितना बन जाएगा आपके पास यहाँ पे कनेक्शन, प्लस 150 कैसे बनेगा देखना, ये आपका हो गया प्राइमरी वाला यहाँ पे, और 150 मतलब आपका ये यहाँ पे बचता है 12, यहाँ पे 12 काउंट होता है, यहाँ पे 5 होता है, तो क्या बन गया, 5 बज गए, तो इसको हम बोलते हैं आपका क्या, डी वाई 5 कनेक्शन, या फिर हम इसको वाई डी 5 भी बोल सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे 210 डिग्री भी बन सकता है। 210 डिग्री कैसे बनेगा आपके पास, 210 डिग्री कब बनेगा, जब आपका प्राइमरी वाला यहाँ पे है, ठीक है, और ये आपका बन जाएगा कहाँ पे, तो डिग्री यहाँ पे कहलाएगा, यहाँ बचता 7, तो इसको हम बोलते हैं आपका डी वाई 7 कनेक्शन, या फिर हम इसको बोलते हैं वाई डी 7 कनेक्शन भी बोल सकते हैं। अब अगर आपसे पूछ लिया गया, रुक जाओ, अब अगर आपसे पूछ लिया गया कि क्या हमारे पास डी वाई 12 कनेक्शन बनता है क्या कभी, डी वाई 12, आप जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते बनाए मैंने यहाँ पे, डी वाई 12 कनेक्शन बनता है क्या, क्या आपके पास डी वाई 12 कनेक्शन बनता है कभी भी, तो नहीं बनता है। देख लो इतने भी कनेक्शन बन सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन बनता है कि बोल देगा कि आपके पास यहाँ पे 4 फेजर दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा फेजर बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने आपको शॉर्ट में कराया है ना, डिटेल में आपको पढ़ने के लिए फुल कोर्स पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना। मैं इतना कर सकता हूं कि एटलीस्ट आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाए, है ना। अब इसके आगे आपको पढ़ना है भाई तो समझना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी अंधेरे में तीर चलाना पड़ता है ना, तो पहले ही हारी नहीं मान लेनी है ना, पहले ही हारी नहीं मान लेनी है, थोड़ा बहुत बेसिक कौन से समझ लिया, एग्जाम में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें 2-3 बन जाएगा, इसके बारे में डिटेल में क्लास के मतलब एग्जाम के बाद पढ़ लेंगे। अब इतना टाइम तो है नहीं कि अपन पूरा डिटेल में पढ़ें, है ना। बस इतना ही क्वेश्चन बनता है ना। अगर इसको मैं पढ़ाने जाऊंगा ना, तो अगर आप लोग को याद होगा 2-2 घंटे की मैंने एक क्लास लेता हूं, अगर 2 घंटे की एक क्लास लेता हूं तो 5 से 6 क्लास लगती है इतना बताने में, जितना मैंने फिर 2 सेक्शन में बता दिया। तो थोड़ा सा तो लगेगा कि भाई बहुत सारी चीजें नहीं पता है, क्योंकि नहीं पता है, ऑब्वियस सी बात नहीं पता है, वो आपको डिटेल कोर्स में देखने को मिलेगी, ठीक है। एक नया कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है हमारे पास क्या, पैरेलल ऑपरेशन की कंडीशन क्या होती है। हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास पैरेलल ऑपरेशन की कंडीशन क्या होगी, कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन, हम ट्रांसफॉर्मर को पैरेलल में ऑपरेट कर सकते हैं, कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन। पहली जो कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है आपके पास, वो है कि जो सबसे पहली कंडीशन आपके ट्रांसफॉर्मर की, वो ये है कि जो वोल्टेज रेटिंग हो, जिन दो ट्रांसफॉर्मर को पैरेलल में कनेक्ट करना है, उन दोनों की वोल्टेज रेटिंग सेम होनी चाहिए। अगर वोल्टेज रेटिंग सेम नहीं है तो वहां पे क्या होगा, एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी। तो लिखना आप लोग यहां पे, नेम प्लेट रेटिंग ऑफ वोल्टेज नेम प्लेट रेटिंग शुड बी सेम, लिखना आप लोग यहां पे, वोल्टेज नेम प्लेट रेटिंग शुड बी सेम। दोनों ट्रांसफॉर्मर या जितने भी ट्रांसफॉर्मर लगाना है आपका, वो आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई।
दूसरी कंडीशन आपकी होती है कि दोनों का जो कनेक्ट, जो आपकी पोलैरिटी वो सेम होनी चाहिए। दोनों की जो पोलैरिटी है ना वो आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे सेम होना चाहिए। पोलैरिटी मस्ट बी सेम। मतलब कि अगर पहला सीरीज एडिटिव है दूसरा भी सीरीज एडिटिव ही हो, ऐसा। तीसरा जो कंडीशन होता है आपका पैरेलल ऑपरेशन में कनेक्ट करने का, वो ये होता है कि आपका जो दो ट्रांसफॉर्मर आप कनेक्ट करने वाले हो पैरेलल में, दोनों एक ही ग्रुप के हो। जैसे मान लो डेल्टा डेल्टा और स्टार स्टार का आपका पैरेलल कनेक्शन पॉसिबल है, लेकिन डेल्टा डेल्टा का और डेल्टा स्टार का पॉसिबल नहीं, क्योंकि डेल्टा डेल्टा फेजर ग्रुप 1 में आता है और ये डेल्टा स्टार आपका फेजर ग्रुप 2 में आता है, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। क्या कंडीशन बोली मैंने, पैरेलल ऑपरेशन के लिए कंडीशन ये है कि उनके बीच का, क्या बोला मैंने, फेजर ग्रुप या फिर फेज डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए, या फेजर ग्रुप आपका सेम होना चाहिए। तो क्या बोला मैंने, फेजर ग्रुप ऑफ बोथ द ट्रांसफॉर्मर शुड बी सेम। ना फेजर ग्रुप दोनों ट्रांसफॉर्मर का आपका यहाँ पे सेम होना चाहिए, एक ही कंडीशन भी है। एक कंडीशन और है कि दोनों जो ट्रांसफॉर्मर है उनका फेज सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए, है ना। अगर आर वाई बी है तो उसका भी आर वाई बी होना चाहिए। फेज सीक्वेंस शुड बी सेम। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक बात आती है यहाँ पे, क्वेश्चन बनता है पैरेलल ऑपरेशन में कि हमारा ट्रांसफॉर्मर, जो दोनों ट्रांसफॉर्मर है वो कितना लोड शेयर करेंगे। तो वो लोड शेयर करते हैं बेस्ड ऑन देयर इंपिडेंस प्रोपोर्शनल। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, एक पॉइंट लिखिएगा, ट्रांसफॉर्मर शेयर द लोड बेस्ड ऑन देयर इंपिडेंस प्रोपोर्शनल। एक बहुत छोटा फॉर्मूला बनता है लेकिन उससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। क्या फॉर्मूला बनता है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दो ट्रांसफॉर्मर हैं, समझना सभी लोग। एक ट्रांसफॉर्मर आपके पास ये है ए, ये आपका ट्रांसफॉर्मर बी है, ये आपका ए ट्रांसफॉर्मर है, ये आपका बी ट्रांसफॉर्मर। तो ए ट्रांसफॉर्मर का मान लो हमारे पास जो लोड है, हमारे पास जो लोड है वो कितना है, जेड एल है, या फिर सॉरी एस एल है। हमारे पास जो लोड में जो पावर कितना है, एस एल। तो हमको ये बताना है कि हमारा, मान लो जैसे जेड, ये आपका ए ट्रांसफॉर्मर था, इसका इंपिडेंस है मान लो जेड ए, इसका इंपिडेंस आपका जेड बी। तो हमको बताना है कि ए वाला कितना लोड शेयर करेगा और बी वाला कितना लोड शेयर करेगा। मतलब हमको बताना है कि एस ए कितना होगा और एस बी कितना होगा। इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बनता है, एस ए इक्वल टू होता है, एस ए इक्वल टू होता है एस एल, मतलब जो टोटल लोड पावर है, इनटू आपका किसका निकालना है, ए का निकाल, उसमें मल्टीप्लाई करना है किसका, जेड बी, डिवाइड बाय जेड ए प्लस जेड। कितना सिंपल फॉर्मूला। सिमिलरली आप यहाँ पे एस बी भी बता सकते हो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एल इंटू जेड ए अपॉन जेड ए प्लस जेड बी। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या बचा रे भाई, तो आप देख लें। एक होता है आपके पास
हमारे पास कनेक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं टीटी कनेक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको? टीटी कनेक्शन। टीटी कनेक्शन। ठीक है, या फिर इसका एक और नाम, इसको हम क्या बोलते हैं? स्कॉट कनेक्शन। ठीक है, तो याद रखना स्कॉट कनेक्शन किस लिए होता है? आपका 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करना है, या फिर 2 फेज को 3 फेज में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? स्कॉट कनेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, और यहां पे एक छोटा सा फैक्टर याद रखना जिसको हम बोलते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर जो होता है स्पॉट कनेक्शन के लिए, वो होता है आपका कितना? यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है आपका कितना? 0.866। है ना? पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ा कि कैसे करता है, वो हमने नहीं पढ़ा। कैसे करता है वो हमको नहीं पता। सर्कुलेटिंग करंट अगर दोनों सेम नहीं है तो आप ये समझो ना कि देखो, हमारे दो ट्रांसफॉर्मर जिनको हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, उनका पर्पस क्या होना चाहिए? लोड को सप्लाई देना। लेकिन अगर मान लो मैं ये बोलता हूं कि दो इंसान हैं, उनको मार्केट में जाके दान करना है। ठीक है, जैसे मान लो साहा है, प्रिंस है। ठीक है, साहा और प्रिंस मार्केट में जा रहे हैं दान करने के लिए कुछ। अब इनके पास खुद ही नहीं है, मान लो प्रिंस के पास 100 रुपए हैं और साहा के पास 5 रुपए हैं, तो साहा क्या करेंगे? प्रिंस से पैसे लेंगे, भाई तू उधर क्या दे रहा, मुझे देना यार। क्योंकि इन दोनों पास बराबर नहीं, तो पहले हम दोनों को बराबर लाना पड़ेगा ना, तब तो दोनों को डिलीवर करेंगे। अगर इन दोनों में ऊपर नीचे हो गए तो ये क्या करेंगे? लोड को छोड़ के आपस में सेट कर लेंगे एक दूसरे को। समझ में आई बात? हाँ, ठीक है, चलो। तो ये हो गया आपका इसके बारे में, 3 फेज कनेक्शन के बारे में। एक चीज और बची है जिसको हम बोलते हैं आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, एक लास्ट चीज बची है हमारे पास, क्या? वो है ऑटो ट्रांसफॉर्मर। वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इतना नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, चलो। तो अब आप लोग यहां पे बढ़ते हैं। इसी में मेरा ऑटो निकल गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग जल्दी से खत्म करते हैं आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर हमारा। फिर ये समझो, ट्रांसफॉर्मर का पूरा जो कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत लंबा टास्क था यार, एक दिन में पूरा पढ़ना। और एक दिन में ये बस नहीं, हमने यूडब्ल्यू पूरा किया यार। हमने यूडब्ल्यू तो पढ़ा है आज, बहुत पढ़ा। यूडब्ल्यू की 2 क्लास ली है हमने। बोलने के लिए 6 क्लास थी, आज तो अपने साथ से 8-9 घंटे पढ़ लिया। ये होता है जब प्रेशर होता है ना एग्जाम का, तो पता नहीं चलता कितना पढ़ लेते हैं। क्यों? इसलिए बोलता हूं मैं आप लोग कि हमेशा ऐसा फील करो। देखो, आज मेरा भी पढ़ाने का मन कर रहा, पता है क्यों? आज मेरा भी पढ़ाने का मन कर रहा है क्योंकि आप लोग के पढ़ने का मन कर रहा है। सर मुझे ये 4 बार रिवाइज करना पड़े तो हो जाएगा, 10-10 मिनट रिवाइज हो जाएगा आधे घंटे में, है ना? कितने पेज के हैं वैसे नोट्स, एक बार देख लेने। 10 पेज के हैं, मतलब 5-5, है ना? कितने पेज के हैं? 10 पेज के हैं यार, बताओ। दिन में 4 बार रिवाइज कर सकते हो, एक दिन नहीं, एक दिन में 4 बार रिवाइज कर सकते हो। और करना भी, अभी सोने के पहले मैं आपको पीडीएफ दूंगा, सोने के पहले एक बार पूरा देख लेना। ठीक है, देखो ऑटो ट्रांसफॉर्मर के केस में याद रखिएगा, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना के,
वो कभी भी नहीं बोलते कि आपका सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, प्राइमरी सेकेंडरी, ऐसा नहीं बोलते। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है वो हमेशा होता है क्या, वो आपका हमेशा होता है लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज। याद रखना, हमेशा लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज। के की वैल्यू हमेशा क्या होती है आपकी, लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज, मतलब ये आपका ऑलवेज क्या होगा, लेस देन। एक चीज याद रखना, हमारे पास जो आपका टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर था उसमें जो पावर ट्रांसफर हो रही थी वो सिर्फ आपका मैग्नेटिकली हो रही थी, लेकिन ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जो पावर ट्रांसमिट होगी वो आपका मैग्नेटिकली भी होगी और कंडक्शन के थ्रू भी होगी। तो यहां पे जो पावर ट्रांसमिट होती है, क्या बोला मैंने आपका, पावर ट्रांसमिट थ्रू बोथ, पावर जो ट्रांसफर होती है थ्रू बोथ, कौन कौन सा, किसके किसके थ्रू होती है, पहला होता है आपका यहाँ पे क्या, कंडक्शन के थ्रू भी, एंड दूसरा होता है मैग्नेटिक के थ्रू। ठीक है, ओके। एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर मान लीजिए कि मान लीजिए आप कि अगर हमको बताना हो कि हमारा, अगर हमको इनपुट के भी पता है, अगर हमको इनपुट के भी पता है और हमको ये बताना है कि हमारा इंडक्शन के थ्रू कितना केवीए ट्रांसफर हो, जैसे बताना कि इंडक्शन के थ्रू भी, इंडक्शन हो यहाँ पे कंडक्शन लिख दिया मैंने, सॉरी, इंडक्शन एंड कंडक्शन दोनों होगा ना, मैग्नेटिक मतलब इंडक्शन समझ सकते हो ना, इसको हम इंडक्शन भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक को हम इंडक्शन भी बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो केवीए इंडक्शन, इंडक्शन के थ्रू जो केवीए ट्रांसफर होगा उसका फॉर्मूला है केवीए इंडक्शन इक्वल्स टू 1 माइनस के इंटू इनपुट केवीए। इनपुट केवीए में 1 माइनस के का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, केवीए इंडक्शन। अगर आपको केवीए कंडक्शन बताना हो कि कितना केवीए कितना होगा कंडक्शन के थ्रू, तो क्या होगा, केवीए कंडक्शन हो जाएगा के इंटू इनपुट केवीए। इनपुट केवीए आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, के कब निकाल के उसको बस कैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बनता है, इसमें एक क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पे ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कि आपका केवी रेटिंग कितना होगा ऑटो ट्रांसफॉर्मर का अगर हमको टू वाइंडिंग रेटिंग का केवी ट्रांसफर चल जाए तो याद रखना, केवीए ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस के, 1 अपॉन 1 माइनस के इंटू केवीए ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। सर रिवीजन का रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा, जब जब मूवी देखने का मन करेगा क्लास देख लिया करूंगा, चलो ठीक है। सर कुछ दिन पहले मैं डाउन फील कर रहा था, अब आग लगी हुई है। बहुत अच्छी बात है यार, लगना चाहिए। हाँ, कंप्लीट पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगा मैं, कंप्लीट पीडीएफ आपका अभी शेयर कर दूंगा। अब हो ही गया ना, कुछ बचा ही नहीं है आपके पास, सब कुछ हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। ठीक है, इतना 3 पेज मतलब 3 सेक्शन और बचे हैं, तो हो सकता है कुछ पॉइंट मिस हो गए हो, तो वो भी कभी फ्यूचर में लिख लेंगे। मैं इस पीडीएफ को सेव रखूंगा और आपको भी मैं भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमने आज का भी टारगेट पूरा कर लिया।
है ना। मोटिवेशन के लिए मैं ये बोलूंगा, है ना, मैं मतलब बहुत चीजें ट्राई करता था अपने टाइम पे, और मुझे एक चीज ये समझ में आती थी कि ऐसा आपको लगा कि योगा वगैरह और मेडिटेशन से क्यों लाभ मिलता है, किसी ने ऐसा कुछ सोचा? मैं थोड़ा सा आपसे पूछ रहा हूं, मेडिटेशन योगा से रिलैक्स तो मिलता है, किसी ने सोचा इससे रिलैक्स क्यों मिलता है ना? वो होता है क्या, आपकी ये जो सांस है ना, जो आप सांस लेते हो, जो इसकी ब्रीदिंग की जो रेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कभी कभी आप किसी को देख को घबरा जाते हो ना, आप बैठे यहीं पे, आप सामने एक स्नेक दिख जाए मुझे, तो क्या हो जाएगा, मेरी सांस तेज हो जाएगी, मैं थक जाऊंगा, पसीना पसीना आ जाएगा मेरे पास, है ना। तो आप अपनी सांस के थ्रू अपनी सांस को आराम से ले लो, आराम से छोड़ो, आराम से ब्रीथिंग करो, आपका ऑटोमेटिकली की आपका जो बॉडी है ना, वो रिलैक्स होके काम करेगी। हड़बड़ाहट हो, हड़बड़ाहट सबको होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि टाइम है आपका 28 को एग्जाम है, लेकिन हड़बड़ाहट में आपको ये नहीं करना है कि आप कुछ भी करने बैठ जाओ, है ना। एक ऐसा टारगेट अचीव करो, जैसे आपको याद होगा जिस टाइम पे हमारा नोटिफिकेशन आया कि 28 को एग्जाम है, क्या मैंने उसी टाइम पे शेड्यूल बनाया क्या? बताओ जरा, क्या मैंने उसी टाइम पे शेड्यूल बनाया कि नहीं मैं अभी कल से ये स्टार्ट करूंगा, अभी से मैं स्टार्ट करूंगा? नहीं, पहले आराम से लंबी सांस लो, समझो, फिर एक प्रैक्टिकल वे सोचो कि हाँ हम कितना अचीव कर सकते हैं, और फिर स्टार्ट करो, तो वो अचीव भी होगा, और जब अचीव हो जाएगा तो वो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देगा। लेकिन अगर आप उसी टाइम पे ये सोच के बैठे होते ना कि आज मशीन निपटा दूंगा, कल पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, 3 दिन हो गए, और 3 दिन में आप कुछ नहीं पढ़ पाते, और आपके पास ऐसा जीवन का डिमोटिवेशन आता कि आप जिंदगी भर एग्जाम नहीं निकाल पाते फिर उससे, है ना। तो अभी भी यही बोलूंगा मैं, बहुत टाइम है, आज 16 तारीख है, सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए मैं आपको बता, हमने मेजरमेंट पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़ा, शॉर्ट नोट बना लिया, यूडब्ल्यू हमने पढ़ लिया है ना, हमने ट्रांसफॉर्मर भी पढ़ लिया है, कल हम लोग सिंक्रोनस पढ़ लेंगे, और आपका ईएमएफटी भी पढ़ लेंगे, फिर हम लोग नेटवर्क भी पढ़ लेंगे। बचा हमारे पास क्या, डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन, पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो नेटवर्क जैसा हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 19 को स्टार्ट करवाऊंगा आपका क्या, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये भी गया, बचा आपके पास डीसी इंडक्शन पावर सिस्टम। पावर सिस्टम भी देखो पूरा तो नहीं करा सकते, लेकिन मैं एक चीज बताऊं रियलिटी आपको, पावर सिस्टम बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर मैं टोटल कॉन्सेप्ट देखूंगा ना, तो 100 से ज्यादा कॉन्सेप्ट ही नहीं है पावर सिस्टम में, टोटल 100 कॉन्सेप्ट, टोटल 100 कॉन्सेप्ट पढ़ लो, 100 फॉर्मूले पढ़ लो, 100 कॉन्सेप्ट पढ़ लो, जिंदगी के हर एक क्वेश्चन बनेंगे आपसे। बस हम लोग क्या करते हैं, पावर सिस्टम को बहुत बड़ा देखते हैं, इतना बड़ा, इतना। आप बताओ, हम लोग जो पावर सिस्टम तक पढ़ रहे हैं, कितने ही कॉन्सेप्ट आए हैं उसमें, एबीसीडी पैरामीटर पढ़ लिया, 1Z01, इसका पढ़ लिया, इसका पढ़ लिया, बन गया कॉन्सेप्ट। पढ़ तो हम बहुत सारा रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बनता है बहुत सिंपल बनता है। तो हम लोग पावर सिस्टम को भी ऐसा कुछ करेंगे कि पूरा ना पढ़े, क्योंकि पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, आपको भी पता, मुझे भी पता है, तो हम लोग वो 100 क्वेश्चन पे फोकस जरूर कर लेंगे, जिससे हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बाकी एक चीज मैं और बोलूंगा, आप लोगों के लिए मैं हूं दूसरा इंसान। कौन हूं मैं? दूसरा, आपकी हेल्प जरूर कर सकता हूं ना, आपका सिलेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे। अभी जो मेहनत हम कर रहे हैं मिलके कर रहे हैं, कुछ आपको भी अपने तरफ से एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको अपने तरफ से अपने आप को पुश करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो कल मिलते हैं, कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।